भारतीय जनता पार्टी के फेज वाइज ही हम लोग चुनाव नाम तय करेंगे। भवानीपुर से जहाँ से वो हमेशा लड़ती आई है, क्या वहाँ से लड़ने की भी साहस दिखाती है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी देखने वाली विषय है। तो उनका कॉन्फिडेंस है और हम इसे दाद देते हैं। ममता बनर्जी सैनिक की तरफ लड़ रहा है सारे बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस इज कमिंग टू voted to power with a thumping majority. There is no doubt of it. कब करें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी धीरे आगे बढ़ रहा है, पूरा टक्कर देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज की बड़ी खबर यही कि बंगाल में पहली लिस्ट आने वाली है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इस जुगत में लगातार लगी हुई थी। बीजेपी आज सुपर 60 का ऐलान करेगी, यानी 15 सीटों पर आखिरी मोहर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा लगाएंगे। उम्मीद है कि दोपहर बाद बीजेपी की ये लिस्ट आ जाएगी। लगातार इंतजार हो रहा था कि आखिर कब तक ये लिस्ट आएगी, नाम अनाउंस होंगे, किस सीट पर कौन लड़ रहा है। लेकिन पहली लिस्ट में पहले 2 दौर के प्रत्याशी शामिल होंगे। कल से ही लगातार ये मंथन चल रहा है। अब 15 सीटें ऐसी हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मोहर लगाएंगे और उसके बाद ये नाम फाइनल होंगे। दोपहर बाद तक ये लिस्ट सामने आ सकती है। लेकिन देखिए, नंदीग्राम ये असली अखाड़ा बनने जा रहा है, जहां बीजेपी ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी को उतारने का मन बना चुकी है, जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। ममता बनर्जी की काफी विश्वसनीय, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत उनकी रही है। लेकिन इसके अलावा और कौन से हैवी वेट्स हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दोपहर बाद टीएमसी की लिस्ट भी आ सकती है। यानी अब दोनों ही खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि इंतजार में है कि पहले दूसरा पक्ष अपनी सीटें अनाउंस कर दे, तो उसके बाद अगर आखिरी मोमेंट के कुछ बदलाव भी करने हो तो वो हो सकते हैं। लेकिन 2016-2011 में भी देखिए शुक्रवार को लिस्ट आई थी, तो ये भी एक संयोग है। मौजूदा विधायकों पर सर्वे के बाद फैसला होगा कि उन्हें एक बार फिर आगे टिकट देकर बढ़ाया जाएगा या नहीं। प्रशांत किशोर की टीम ने यह सर्वे कराया था और इसे लेकर भी खबरें इस तरह की थी। टीएमसी के भीतर एक जबरदस्त क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। कई लोग प्रशांत किशोर के काम करने के तरीके से नाराज भी थे। लेकिन जिनके टिकट तय हैं, जो हैवी वेट्स है टीएमसी के, उनके नाम भी आप देख लीजिए। फिरहाद हाकिम, मरूप विश्वास, शशि पंजा, तो ये बड़े नाम जिनको टिकट मिलना लगभग तय है। लेकिन दिलचस्प होने वाला है मुकाबला नंदीग्राम का, क्योंकि जैसी ताल शुभेंदु अधिकारी ने ठोकी कि 50,000 से भी ज्यादा वोटों से वो वहां से जीत जाएंगे अगर वो वहां से उतरते हैं, और ममता बनर्जी भी ऐलान कर चुकी हैं कि वो वहां से इस बार फाइट लड़ेंगी। तो अब देखना ये होगा कि ये मुकाबला पूरे पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो उसके मुकाबले में एक तरफा अलग दिखाई देगा। तो चर्चा आज इसी पूरे मामले पर होगी। लेकिन उससे पहले आप देखिए चुनावी बयानबाजियां किस तरह से दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी जो है टीएमसी, वो पूरे 294 नामों की घोषणा करने जा रही है। वो उनकी रणनीति होगी। हम हमेशा अपने हिसाब से काम करते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के फेज वाइज ही हम लोग चुनाव नाम तय करेंगे। That's an internal matter of the party. We'll announce it when it's time. And is the time going to be anytime soon? It all depends on what you call soon. उनका हक है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर उनको अगर 10 साल राज करने के बाद अगर उनको सही में लगता है, जिसकी बात वो करते हैं कि उन्नयन किया है, उन्होंने परिवर्तन किया है और उन्नयन किया है और डेवलपमेंट किया है, तो क्यों डर के हमारे 2 जगह से लड़ना है? क्योंकि शुभेंदु भाई ने ऑलरेडी कह दिया है कि नंदीग्राम से लड़ेंगे तो हाफ लाख वोट से हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी मतलब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाले हैं मतलब? हाँ, वो तो पहले ही कह चुके हैं। यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं नहीं लड़ा वहाँ से, दूसरा जो भी लड़ेंगे उन्हीं को भी 50,000 वोट से ममता दीदी के खिलाफ जिताएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस है और हम इसे दाद देते हैं। ममता बनर्जी सैनिक की तरफ लड़ रहा है सारे बंगाल में, एंड शी इज फाइटिंग अलोन अगेंस्ट द मिसरूल ऑफ नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट एट द सेंटर। सो ऑल द important central cabinet ministers, including Honorable Prime Minister, Home Ministers, and several other ministers, they are coming to our state to combat the lone fighter Mamata Banerjee.
और तमाम खास मेहमान आज सुबह की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ सुकांता मजूमदार हैं, आप लोकसभा सांसद हैं बीजेपी से। अर्पिता घोष हमारे साथ मौजूद हैं, आप राज्यसभा सांसद हैं टीएमसी से। और शुद्धो बनर्जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बस कुछ ही पलों में। शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी सुकांता मजूमदार जी। दोपहर बाद तक उम्मीद है कि लिस्ट आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंतजार इस बात का भी होगा कि दूसरे के पत्ते पहले खुल जाएं। लिस्ट बनती है, उसका एक सिस्टम है, आपको भी पता है कि हमारे राज्य से उसके बाद वो हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके पास जाती है, जो संसदीय बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि कौन होगा। तो इस हिसाब से हम करेंगे, ताकि पूरे पार्टी की पत्ते की बात उनको लेके कॉन्फिडेंस है। हम अपने हिसाब से विचार करके हमारा कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। अब टीएमसी की बात है, वो अपने हिसाब से करे, हमें कोई ये नहीं उनकी कैंडिडेट क्या कौन बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, हाँ वो अपने हिसाब से करे, हम अपने हिसाब से करते हैं। अर्पिता घोष जी, टीएमसी की भी जो पहली लिस्ट है वो दोपहर बाद तक आने की उम्मीद है, लेकिन नंदीग्राम चर्चा हर तरफ नंदीग्राम की है और शुभेंदु अधिकारी तो पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर 50,000 वोटों से नहीं जीते वहां पर तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। छोड़ने दीजिए ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ममता बनर्जी जहां से खड़ी होंगी, नंदीग्राम इज वेरी क्लोज टू ममता बनर्जीज हार्ट। बहुत पहले से शुभेंदु वहां से पहले लड़े थे, अपने पार्टी में थे, अभी वो दूसरे पार्टी में गए हुए हैं। ममता बनर्जी खुद लड़ेंगे। अभी ये सिग्निफिकेंट भी है, 67% वोट्स हासिल किए थे शुभेंदु अधिकारी ने, 67% वोट्स बैठे हैं। और नंदीग्राम के लिए ममता बनर्जी पहले से ही लड़ते आए हैं, अभी भी नंदीग्राम से लड़ेंगे। तो हम लोग मतलब वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी जहां से खड़ी होगी वहीं से निकल जाएगी। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शुभेंदु जो बोल रहे हैं उनको पॉलिटिक्स छोड़ना पड़ेगा, ये तो वो तय करेंगे आगे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। मजूमदार जी देखिए, बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि ममता बनर्जी ने भी सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है, दूसरी कोई सीट नहीं है। यानी वो बहुत क्लियर कट पश्चिम बंगाल में ये मैसेज दे रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी मेरे सामने कुछ नहीं है, कोई डाउट नहीं है उन्हें अपनी जीत पर। सुकांता जी, सुकांता जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुकांता जी आप सुन पा रहे हैं आवाज? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो। चलिए शुद्धो बनर्जी जी, आपसे मेरा सवाल यहां पर, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट कब तक आएगी? यहां पर दो कैंडिडेट्स, दो जो टीम्स हैं उनकी लिस्ट तो आज दोपहर बाद तक आ जाएगी। कांग्रेस की क्या तैयारी है? से आपके पास एक खबर होनी चाहिए थी कि आज शाम को ही हमारे संयुक्त मोर्चा के सबसे जो पहला लिस्ट है वो आज जारी हो जाएगी शाम तक। चलिए, शुद्धो बनर्जी का संपर्क हमसे टूट गया, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज शाम तक जो संयुक्त मोर्चा है लेफ्ट और आईएसएफ उनके साथ, उनकी भी लिस्ट आज शाम तक पहली लिस्ट अनाउंस हो सकती है। लेकिन 27 मार्च देखिए उस दिन पहले चरण का मतदान है, लेकिन इस बीच जिस जगह पर निगाहें टिकी हैं वो नंदीग्राम है और उसके लगातार आपको हम जो नंदीग्राम को लेकर पूरी तस्वीर उभर रही है वो भी हम दिखा रहे हैं। सुकांता मजूमदार जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो प्लीज एक बार रिस्पॉन्ड करिए जरा। दे रही है, लेकिन मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको हम सुन पा रहे हैं। देखिए मेरा सवाल आपसे ये था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ रही है चुनाव, सिर्फ एक जगह से, बहुत क्लियर कट मैसेज ये दे रही है कि जीत पर कोई डाउट नहीं है और शुभेंदु अधिकारी उनके सामने कुछ नहीं है। देखिए, पहला मैसेज आप समझिए, वो भवानीपुर से भाग रही है। पहला जो मैसेज है, ये मैसेज जा रहा है कि भवानीपुर इज नॉट सेफ फॉर ममता बनर्जी, तो वहां से वो भाग रही है और नंदीग्राम में जा रही है। नंदीग्राम में हमारे शुभेंदु ने बोला है तो लड़ेंगे, लेकिन हमारे जो पार्टी है वो डिसाइड करती है। हम तो तृणमूल कांग्रेस नहीं है कि बाजार में जाके या कोई पब्लिक रैली में जाके ममता बनर्जी बोल देंगे तो मैं वहां से लड़ूंगा, वो वहां से लड़ेंगे। वो तो वन मैन पार्टी है, वन वुमेन पार्टी है। बाकी तो किसी का भी कोई बोलने का हक ही नहीं है, कोई बोल भी नहीं सकता है। तो हमारे पार्टी में सिस्टम है। अब शुभेंदु ने आग्रह किया है कि वो वहां से लड़ेंगे।
हमारी जो पार्टी है, संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो डिसाइड करेंगे कि वो वहाँ से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर वहाँ से लड़ते हैं तो शुभेंदु दा अपना जलवा दिखाएंगे। वो पहले ही वहाँ से जीत चुके हैं। वहाँ के लोग, वहाँ के तो वो इंडिजिनस है ना। ममता बनर्जी देखा जाए तो बाहर से जा रहे हैं वहाँ पे। अर्पिता घोष जी, देखिए बड़ी बात जो यहाँ पर उठा रहे हैं वो सीधी बात ये कि जब नंदीग्राम में आंदोलन भी हुआ था तो जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ साथ लड़ रहे थे, जो एक संघर्ष उन्होंने वहां पर किया था, उनकी अपनी एक जमीन है वहां पर। करीब 60 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर उनका प्रभाव है और अकेले नंदीग्राम में ही 67% वोट हासिल किए थे उन्होंने। तो अब भूल रहे हैं वो टीएमसी के टिकट से लड़े थे और जब नंदीग्राम का जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तब ये पीपल्स मूवमेंट था ममता बनर्जी के लीडरशिप में। शुभेंदु अधिकारी वहां पे एक मतलब तृणमूल कांग्रेस की एक वर्कर है, मतलब थे और लीडर है, जो भी बोले, पर ममता बनर्जी के सामने में वो कुछ भी नहीं है। आप आगे चल के देखिए ना, अभी बोल रहे थे सुकांत मजूमदार ने कि उनका वन वुमन पार्टी, हमारे 12 सदस्य के एक कमेटी बना हुआ है, इलेक्शन कमेटी, जिसमें ममता बनर्जी हेड कर रही है, सारे ठीक तय कर रहे हैं। पर नंदीग्राम ऐसी जगह पे है, ये एक देश के लिए संदेश भी है। जब किसानों ने लड़ रहे हैं तब किसानों के पास खड़े होके ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ना तय किया है। भवानीपुर की बात बोल रहे थे अभी कि वो भवानीपुर से भाग रहे हैं। ममता बनर्जी को कहीं से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई भी सीट पे खड़ी हो जाए वो जीत के आएंगी, क्योंकि बंगाल के लोगों के दिल में वो बैठती है। जो भी आप लोग बोले देख लीजिएगा आगे चल के कितना जलवा शुभेंदु का है, वो बाद में पता चल जाएगा। रिजल्ट आने दीजिए। आपके दावे अपनी तरफ, लेकिन अर्पिता घोष जी देखिए तस्वीर भी हम बता रहे हैं कि 11 फरवरी को नंदीग्राम से पर्चा भर सकती है ममता बनर्जी। 11 फरवरी शिवरात्रि का दिन, बड़े पर्व का दिन है, त्योहार का दिन है, भगवान शिव की आराधना का दिन है। लेकिन सवाल ये कि ममता बनर्जी जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व को अप्रोच कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से टक्कर लेने के लिए आप लोग भी इन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सॉफ्ट हिंदुत्व का सवाल पैदा कहाँ से होती है? क्योंकि हम लोग हिंदू है, हम अगर शिवरात्रि के दिन जमा करते हैं तो आप लोगों का इतना प्रॉब्लम क्या है? ममता बनर्जी अगर उसमें उस दिन डालते हैं अपना नॉमिनेशन तो उसमें प्रॉब्लम क्या? इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इससे पहले 11 मार्च को, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। सवाल इसलिए, इससे पहले प्रयास ऐसे दिखाई देते थे कि जैसे मुस्लिम वोटर को लुभाने की एक कोशिश है। पहली बार इस तरह के स्टेप्स ममता बनर्जी ले रही हैं जो इससे पहले नहीं लिए उन्होंने। ये आप लोग बोलते हो, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व, ज्यादा हिंदुत्व, कम हिंदुत्व, ज्यादा मुस्लिम, कम मुस्लिम, ये बात नहीं है। इलेक्शन में सभी के पास हम लोग जाते हैं और ममता बनर्जी हिंदू है, अगर वो शिवरात्रि के दिन देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर शिवरात्रि के दिन नहीं भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उनको नॉमिनेशन डालना है, किस दिन डालेंगे वो अपने तय करेंगे। इसमें किसको मतलब ये बहुत ही खारिज कर रही है वो तमाम आरोपों को। देखिए, ममता बनर्जी और टीएमसी की यही स्ट्रेटेजी है। यही ममता बनर्जी जो शायनी घोष जो एक्ट्रेस है, उन्होंने शिवलिंग पर कॉन्डोम पहनाया, उसी एक्ट्रेस को उन्होंने बढ़ावा दिया। मतलब आप हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के सेंटीमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई भी तस्लीमा नसरीन को पकड़ लीजिए, इतने फेमस राइटर है, वो पश्चिम बंगाल में आ नहीं सकती क्योंकि उन्होंने मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ कुछ लिख दिया। तो ये ममता बनर्जी की डबल स्टैंडर्ड है। और ये जो बीच में झोला, हिंदू वाला झोला पहनती है ना, इनका जो मूल इसका टारगेट है कि पश्चिम बंगाल को इस्लामाइजेशन करना है, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश करना है। तो इसलिए ये हिंदुओं को उल्लू बनाना चाहती है कि हिंदुओं को, रावण भी एक बार सैफरन पहना था जब सीता माता का हरण करने के लिए आए थे। तो ममता बनर्जी वही कर रही है कि थोड़ा बहुत सैफरन पहन ले। शुद्ध बनर्जी आ गए हैं हमारे साथ। बनर्जी साहब देखिए, ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लग रहा है कि जिस तरह से वोटर को रिझाने की कोशिश हो रही है, वो अब दिखाई दे रहा है कि कैसे प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं अलग अलग इलाकों में, मंदिरों के दर्शन कर रही हैं, हिंदू सेंटिमेंट्स को छूने की कोशिश कर रही हैं। क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए मंदिर जाना कोई अपराध है? ममता बनर्जी के लिए शिव जी के वहां जाना अपराध है? एक बात बताइए, जब होली के दिन होता है या जन्माष्टमी होता है और शिवरात्रि के होता है, आज तक चैनल रात भर सीधा प्रसारण करता है। क्या आज तक चैनल सॉफ्ट हिंदुत्व करता है? या मयूकरण के राजनीति छोड़ दीजिए। दुनिया के सबसे नाकाम सरकार मोदी सरकार
और बंगाल भारत के सबसे नहीं सर, हम तो हर तरह की खबर दिखाते हैं। प्रियंका गांधी भी कामाख्या टेम्पल गई थी तो कामाख्या टेम्पल की पूरी तस्वीरें दिखाई थी, उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की, चाय बागान पहुंची, वो तस्वीरें भी दिखाई मेरा कोई एतराज नहीं, मेरा एतराज नहीं है। नहीं, इसमें एतराज की कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो तस्वीरें भी दिखाई थी, किसी दूसरे इलाके जाएंगे वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जाए, नेता अगर मस्जिद पे जाए, बट सवाल वही है कि जाए तो सही, किसानों के बीच जाएंगे तो वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे सर, उस बात पे आप चिंता मत करिए। नहीं, उसमें कोई कमी नहीं होगी सर, मैं आपको श्योर कर रही हूँ उस बात के लिए। ठीक है, आप मेरे बात समझे नहीं, मेरा आज तक के खिलाफ कोई ऐतराज नहीं है। मेरा कहना है आज तक अगर वृंदावन से आपका जन्माष्टमी के दिन सीधा प्रसारण करे, उसका मतलब क्या आज तक कम्युनलिज्म कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। मैं तो बीजेपी के आरोप पर आपसे जवाब दे रही थी, और ये सवाल इसलिए था जो चुनाव की टाइमिंग पर जब ये मंदिरों में पहुंचना होता है, सवाल उस पर था। बंगाल चुनाव में उतरने वाले महारथियों के नाम पर बीजेपी चुनाव समिति देर रात तक मंथन करती रही। बैठक में नंदीग्राम की सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, जहां से शुवेंदु अधिकारी के नाम की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम समेत 15 सीटों पर आखिरी फैसला पीएम शाह और नड्डा करेंगे। ये बंगाल के रण के लिए रणनीति बनाने की तैयारी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार देर रात तक चलती रही। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बंगाल बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता मौजूद थे। चुनाव समिति की बैठक में पहले 2 चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में नंदीग्राम की सीट को लेकर सबसे ज्यादा मंथन हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर नंदीग्राम से उनको ममता के खिलाफ उतारा जाता है तो वो कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे। शुवेंदु अधिकारी मतलब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाले हैं मतलब? हाँ, वो तो पहले ही कह चुके हैं। अभी बाकी अनाउंसमेंट का वेट करिए, मैं तो अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं निकल रहा हूँ। लेकिन शुवेंदु अधिकारी लड़ेंगे, आपको उम्मीद है कि जो उन्होंने घोषणा की 50,000 वोट से हराएंगे? एकदम कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ कि शुवेंदु अधिकारी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं नहीं लड़ा वहाँ से, दूसरा जो भी लड़ेंगे उन्हीं को भी 50,000 वोट से ममता दीदी के खिलाफ जिताएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस है और हम इसे दाद देते हैं। वहीं ममता बनर्जी की दूसरी संभावित सीट भवानीपुर पर बाबुल सुप्रियो भी ममता बनर्जी के मुकाबले चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी भवानीपुर इस 2 फेज में नहीं है, भवानीपुर का फेज आएगा जब उसको हम निर्णय करेंगे। पार्टी के बहुत से सांसद चुनाव लड़ना चाहते हैं कैलाश जी, तो क्या पार्टी के जो सांसद हैं उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है इन विधानसभा चुनावों में? अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको पार्लियामेंट मेंबर को लड़ाना, किसको नहीं लड़ाना। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम समेत लगभग 15 सीटों पर अंतिम फैसला पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर छोड़ा गया है। अब तक 60 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सांसद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। टीएमसी आज सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने जा रही है। बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि इससे नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार में है, पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत पहले उन्होंने कर दिए थे, लेकिन नतीजा क्या आया? 1 दर्जन सीट गायब हो गई। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले अगर वो घोषणा कब करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पूरा टक्कर देगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी से बंगाल के माहौल को लेकर जानकारी ली। पीएम मोदी ने बंगाल के नेताओं से ये भी कहा कि ममता या उनकी पार्टी के नेता जैसी भी भाषा का बयान दें, बीजेपी नेता अपनी भाषा में मर्यादा रखें और बेवजह के बयान न दें। बंगाल के चुनावी मैदान में उतरने वाले महारथियों के नाम का ऐलान अब जल्द ही होने वाला है और इसके साथ ही मुकाबले के दांव पेंच की तैयारियां भी तेज हो जाएंगी। नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी ने अपने लड़ने की इच्छा जताई है। अंतिम फैसला पार्टी लेगी। पहले 2 चरणों के लिए बीजेपी की तरफ से जो है वो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। तब पता चलेगा क्या शुवेंदु अधिकारी जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं या नहीं। कैमरामैन कृपाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
अब आपको दिखाते हैं नंदीग्राम का संग्राम इतना अहम क्यों है। क्या नंदीग्राम में ममता को शुवेंदु टक्कर देंगे? इस पर देखिए रिपोर्ट। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। बंगाल के सियासी अखाड़े में वैसे तो 294 सीटों पर भिड़ंत होगी, लेकिन उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को लेकर टीएमसी और बीजेपी में पहले आप का सियासी खेल चल रहा है। कुछ घंटों बाद टीएमसी की तरफ से सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी बंगाल के 60 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा देगी। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा नंदीग्राम सीट की है, जहां से ममता चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और बीजेपी को अपने उम्मीदवार के नाम जारी करने। अब सवाल है कि क्या नंदीग्राम की लड़ाई ममता बनाम शुभेंदु होगी? इस पर आज बीजेपी की मीटिंग में मुहर लग जाएगी। तो क्या नंदीग्राम में ममता को टक्कर देंगे शुभेंदु अधिकारी? নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, নিশ্চিত থাকুন হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बड़ा दाव खेल दिया। जिस शुभेंदु के दम पर बीजेपी बड़े जीत की उम्मीद लगाई थी, उसी शुभेंदु फैक्टर को ममता अपनी सियासी छवि और लोकप्रियता से बेअसर करने की ठान चुकी है। ममता के नंदीग्राम आने के पीछे दो बड़ी वजह है। वजह नंबर 1, 2007 में योद्धा बनकर उभरी। वजह नंबर 2, शुभेंदु को हराकर सबक सिखाना। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। क्या शुभेंदु जी को वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा उनके खिलाफ? शुभेंदु जी का नहीं बनने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जब तक घोषणा नहीं होता है तब तो निश्चित कुछ बोला नहीं जाएगा। ममता बनर्जी कहीं से भी लड़ सकती हैं। ममता वर्सेस शुभेंदु होने जा रहे हैं नंदीग्राम में, संभावना है। अब तो देखिए, टिकट ममता बनर्जी का भी लिस्ट आना चाहिए, हमारे भी लिस्ट आना चाहिए, तब पक्का होगा मामला। दरअसल नंदीग्राम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के उत्थान और वाम मोर्चे के सियासी प्रस्थान का प्रतीक माना जाता है। अगर 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी ने सत्ता की लगाम अपने हाथों में थाम रखी है, तो उन्हें सियासी ताकत नंदीग्राम से मिली। बीजेपी ने भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को घेरने का प्लान बनाया है। इस सीट के लिए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी टाल ठोकी है। उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि वो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब देखिए जिस तरह से तस्वीरें बदल रही है। एक तरफ नंदीग्राम, जहां से ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी, एक बड़ी फाइट आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई दे सकती है। तो दूसरी तरफ भवानीपुर, वहां पर ममता बनर्जी क्योंकि वहां से विधायक है, तो इस बीच खबर यह भी है कि बाबुल सुप्रियो वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करने के बारे में अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी की जो सीट है, वहां से ये कहा जा रहा है बाबुल सुप्रियो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री हैं, वो अगर लड़ना चाहते हैं, पार्टी लड़ाएगी तो पार्टी पूरा उनके पीछे खड़ा रहेगी, बंगाल भाजपा पूरा उनके साथ लड़ेगा। ममता बनर्जी की पार्टी जो है टीएमसी, वो पूरे 294 नामों की घोषणा करने जा रही है। वो उनकी रणनीति होगी। हम हमेशा अपने हिसाब से काम करते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के फेज वाइज ही हम लोग चुनाव नाम तय करेंगे। सुकांता मजूमदार जी, देखिए ये तो बड़ी खबर है। अब अगर बाबुल सुप्रियो भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और इस बीच क्योंकि ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि नंदीग्राम उनकी बड़ी बहन जैसी है और भवानीपुर छोटी बहन जैसी, तो ऐसे में सौरव गांगुली, बाबुल सुप्रियो नाम बड़े हैं, अटकलें काफी हैं, टिकट दिया जाएगा? देखिए, वो तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो डिसीजन लेती है। पहले ही मैं बता चुका हूँ, किसी टीवी शो में हमारे कोई भी नेता, छोटे से लेकर बड़े तक, किसी की ये अधिकार नहीं है कि वो बोल दे कि उनको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पार्टी एक सांगठनिक पार्टी है, तो वो ऐसा सिस्टम है। हम सिस्टम से बाहर कभी नहीं जाते।
तो हमारी पार्टी के जो सिस्टम है उसी हिसाब से हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड देंगे। और एक सांसद है, मंत्री है, हमारे केंद्रीय मंत्री, पार्टी को मुझे लगता है पार्टी को चाहिए तो उनको लड़ाना, पार्टी अगर डिसाइड करती है तो पूरी पार्टी हम उनके पीछे खड़े होंगे और उनको लड़वाएंगे। और उनको मुझे लगता है अगर वो भवानीपुर से खड़े, क्या ऐसा भी है कि बंगाल में बीजेपी के आने की संभावनाओं के बीच बाबुल सुप्रियो को ऐसा लग रहा है कि उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि राज्य में बीजेपी को आगे बढ़ाने वाले जो शुरुआती नाम हैं उनमें से बाबुल सुप्रियो एक हैं? हाँ, बाबुल दा हमारे सीनियर लीडर है, 2 बार के सांसद बन चुके हैं और मंत्री भी बने थे। बहुत सारे ऐसे नेता हमारे पार्टी में हैं जिनका पार्टी को दिलीप दा से लेकर, मुकुल दा से लेकर, अभी रिसेंटली शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। पुराने कार्यकर्ता है जो है, राहुल सिन्हा जी है, डॉक्टर सुभाष सरकार है, देवोश्री चौधरी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम किया है। बाबुल दा भी उनमें से एक है। तो अगर बीजेपी की सरकार बनेगी, इस बार जो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है उसमें बाबुल दा का भूमिका होगी। अर्पिता घोष इस पर जवाब देंगी, लेकिन इस बीच बाबुल सुप्रियो के साथ खास बातचीत आज तक नहीं की है, एक बार वो आपको सुनवा देते हैं। ममता बनर्जी 11 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रही है नंदीग्राम से और भवानीपुर से। करने दीजिए, उनको उनका हक है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर उनको अगर 10 साल राज करने के बाद अगर उनको सही में लगता है, जिसकी बात वो करते हैं कि उन्नयन किया है, उन्होंने परिवर्तन किया है और उन्नयन किया है और डेवलपमेंट किया है, तो क्यों डर के हमारे 2 जगह से लड़ना है? क्योंकि शुभेंदु भाई ने ऑलरेडी कह दिया है कि नंदीग्राम से लड़ेंगे तो हाफ लाख वोट से हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी मतलब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाले हैं मतलब? हाँ, वो तो पहले ही कह चुके हैं। अभी बाकी अनाउंसमेंट का वेट करिए। मैं तो अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं निकल रहा हूँ। लेकिन शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे, आपको उम्मीद है कि जो उन्होंने घोषणा की 50,000 वोट से हराएंगे? एकदम कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं नहीं लड़ा वहाँ से, दूसरा जो भी लड़ेंगे उन्हीं को भी 50,000 वोट से ममता दीदी के खिलाफ जिताएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस है और हम इसे दाद देते हैं। आपको लगता है कि इस बार ममता बनर्जी का जो किला है वो ढहा जाएगा? वो पब्लिक की नज़र में वो हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम गली गली में घूमते हैं, सब लोग जो है चुनाव के लिए प्रचार करते हैं, वो हो चुकी है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है जो लास्ट 2 महीना उनको सरकार में रहना है 5 साल पूरा करने के लिए। बाकी मन से ममता बनर्जी की सरकार, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका करप्शन, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर वो सरकार की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। जी, अर्पिता घोष जी, नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक घेरने की बीजेपी की पूरी तैयारी है ममता बनर्जी को, कह रहे हैं किला ढह जाएगा। एक बात तो ये है, घेरने का सवाल कहाँ से पैदा होती है? नंदीग्राम से ममता बनर्जी लड़ेंगी और जीतेगी। बाबुल सुप्रियो जी आ जाए ना हमने भवानीपुर में, हम भी देखे उनके कितना करिश्मा है। वो भी तो आसनसोल से भाग रहे हैं अभी, वो सोच रहे हैं कि कलकत्ता में आके वो जीत जाएंगे। हम भी देखे उनका कितना करिश्मा है, ये हम बता सकते हैं। अभी सुकांत मजुमदार ने बोल रहे थे कि हमारा पार्टी बहुत सांगठनिक है, सब पार्टी तय करती है। उनके जो लीडर्स लोग हैं और नेता लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ से खड़े होंगे, हम वहां से खड़े होंगे। तृणमूल एक ममता बनर्जी की पार्टी है, वहां से कोई नहीं बोल रहा है। हम लोग ऐसे बोलते नहीं है, ये हमारी सांगठनिक पार्टी है, एक डिसिप्लिन है। और उनको देखिए आप, और क्या घेरेंगे आप लोग? ये तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के लोग जानते हैं, ममता बनर्जी उनके दिल में है। ममता बनर्जी को घेरने की हिम्मत बीजेपी में है नहीं। अभी फ्रंट कई खुल गए हैं ना, मोर्चे कई खुल गए हैं। अर्पिता जी, मोर्चे कई खुल गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती आपके सामने है। बीजेपी पूरी फोर्स के साथ उतर रही है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरे मोर्चे के तौर पर कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन सामने है। 6 साल बीजेपी को देख चुके हैं और सारे जो राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी शासन करते हैं वो भी देख चुके हैं लोग। इतना बुद्धू मत समझिए बंगाल के लोगों को। कोई बोल देगा 50,000 से हरा देंगे तो उनको अपने को 50,000 वोट देना पड़ेगा, नहीं तो हरा नहीं पाएंगे। ममता बनर्जी को हराने की किसी का दम नहीं है बंगाल में। ठीक है, शुद्ध बनर्जी जी, देखिए यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी किसमें कितना है दम, बात ये चल रही है। लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए बड़े हैं। आप लोगों के लिए चुनौतियां ये है कि अंदर खाने जो एक लड़ाई चल रही है उससे निपटना है, और जो आपके एसोसिएट्स भी हैं, अगर मैं जिक्र करूं शिवसेना का, वो तो कह रहे हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं ममता बनर्जी को। आरजेडी, एसपी, सबका समर्थन ममता बनर्जी को। आपके सहयोगी महाराष्ट्र वाले बंगाल में आपके साथ क्यों नहीं आके खड़े होते? देखिए, हम जब गठबंधन करते हैं ना, सारे दलों को आजादी और स्वतंत्रता हम रखते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास सपोर्ट में ना आए तो हम सीबीआई ईडी भेज दे। तभी 1991 से हम गठबंधन चला रहे हैं
अब देखेंगे हमारे सारे गठबंधन के साथी ज्यादातर मौजूद है, भाजपा के गठबंधन के साथी सारे भाग चुके हैं। लेकिन आप जो अभी सीधा प्रसारण कर रहे हैं इसका बात, तो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पुतुल गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे। वो पूछेंगे भैया तुम दिल्ली में तो 5 सीटों में से एक भी जीत नहीं सकते हो, अब मोदी जी नड्डा जी जाके बंगाल जीतेंगे। देखिए आप आज सुपर 60 देख लेना, 30 लोग होंगे जो अर्पिता जी के पार्टी से गए हुए हैं, 15 लोग होंगे जो टीवी सीरियल के लोग हैं, और 15 इनके अपने होंगे जिनमें सांसद भी होंगे। भैया इनके 3 चीज पे टिके हुए हैं, मनी, मसल और मीडिया। भाजपा सिर्फ अफवाह में और कुछ नहीं है। आप भाजपा को न्यूज दिखाना बंद कर दीजिए, भाजपा को कहीं नहीं दिखेंगे। और बात रही विकल्प की, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, मोदी जी के नोटबंदी और लॉकडाउन से हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है। ममता जी की भ्रष्टाचार से हिंदू भी मुसलमान है और परेशान है और मुसलमान भी परेशान है। तो भी आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं शुद्धो बनर्जी जी, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं। आरजेडी, एसपी, शिवसेना, एनसीपी, इन्हें आपके अंदर संभावनाएं क्यों नहीं दिखाई दे रही? वो ममता बनर्जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं बंगाल में? कि ये तो आप उनको पूछ सकते हैं, मैं तो आरजेडी एनसीपी का नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे लेकिन शिवसेना के साथ आपकी सरकार चल रही है ना महाराष्ट्र में, आप उनके साथ आप सरकार चला रहे हैं ना। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, हमारी यहाँ पे गठबंधन की सबसे ट्रस्टेड साथी है लेफ्ट, और केरला में लेफ्ट के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे क्या साबित हो जाता है? तो इससे ये साबित होता है कि विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। इससे ये साबित होता है विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, और सत्ता के लिए परिस्थितियां और आपके सहयोगी अलग अलग राज्यों में जो है बदल सकते हैं। जहां पर किसी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं दूसरे राज्य में उनके साथ हो सकते हैं, इससे ये साबित होता है। मैं ये तो बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं अब अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगी। सुकांता मजूमदार जी, सवाल ये कि जो चुनावी घोषणाएं हैं, जो चुनावी विजन होना चाहिए, आप बंगाल में ताल ठोक रहे हैं। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट की क्या अहमियत है? 27 तारीख को चुनाव होना और अभी तक जनता के सामने आपका प्लान नहीं है। ये हमारे विजन डॉक्यूमेंट में तैयारी चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और हम जनता से भी सजेशन ले रहे हैं। जनता से हम मांग रहे हैं कि आप हमें सजेशन दीजिए कैसे हम इस बंगाल को, जो अपनी पुरानी बंगाल है, ठीक है, आ रही हूं आपके पास में, एक सेकंड वो कंप्लीट कर लें। बंगाल को हम कैसे सोनार बांग्ला जिसे बोलते हैं, जिसका कल्पना रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर सारे हमारे जो पूर्वज थे, स्वामी विवेकानंद। नहीं सर, लेकिन ठीक है, वो बात आपकी ठीक है सर, लेकिन चुनावी डॉक्यूमेंट जिसमें आप जनता के सामने बंगाल का विजन रखेंगे, तो आप जनता को उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने का समय भी देंगे ना। बिहार में भी 5 दिन पहले आपका डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था। सवाल ये है कि अगर जो चुनावी रैलियों में बयान दिए जा रहे हैं, लव जिहाद, गौ तस्करी, घुसपैठियों का मामला, राम मंदिर को लेकर जो अचीवमेंट गिनाया जाता है, सीए, एनआरसी, क्या यही सब मुद्दे हैं जिन पर वोट डलेगा? विकास की बात कहाँ है? डॉक्यूमेंट कहाँ है? सारे हैं, विकास की डॉक्यूमेंट भी रहेगी, लेकिन ये मुद्दा नहीं है क्या? आप देखिए, मेरा पूर्वज बांग्लादेश से इधर आया था, आने के लिए बाध्य हुआ था, तो वहाँ पे पैसे की कमी नहीं थी, जमीन की कमी नहीं थी, लेकिन वो ठीक है, एक तरफ है ये भावनात्मक मुद्दा और एक तरफ है रोजगार की बात, एक तरफ है विकास की बात, एक तरफ है सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, डेवलपमें की बात। उसे लेकर क्या उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? सुकांता जी, सभी आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं सुना ही नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे ये है, रैलियों में बड़े नेताओं के बयानों में हम देखते हैं कि भावनात्मक मुद्दों को छुआ जाता है और विकास चला जाता है हाशिए पर। जनता क्या, किन मुद्दों पर वोट करेगी जनता? विकास का मॉडल देखिए, विकास का मॉडल भारतवर्ष में अगर कोई दिया, भाजपा ने दिया। गुजरात को हमने क्या, आज बंगाल को देखिए ना, बंगाल में आप सर्वे करा लीजिए, बंगाल से 50 लाख जो हमारे माइग्रेंट लेबर डिफरेंट स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं। कौन से स्टेट में जाते हैं? जो स्टेट में जाते हो बीजेपी वाले स्टेट है, मध्य प्रदेश में जाते हैं। क्यों इतनी हंसी आ रही है, बताइए? हंसी आ रही है क्योंकि हंसने वाली बात है। देखिए आजकल तो दिल्ली में ये अफवाह है कि प्रधानमंत्री या स्वराष्ट्र मंत्री के पास मिलने वालों में से कोई विकास नाम का बंदा ना हो, क्योंकि विकास सुन के ही डर रहे हैं। अब सुकांत जी को पूछ रहा हूँ, 18 लोग ये चुन के गए हैं, तो आज सन 84 में हमारा 16 लोग चुन के गए थे, उसमें 6 कैबिनेट मंत्री थे। इन्होंने 18 लोग मोदी जी से कितना पैसा चुन के लेके आए हैं, क्या प्रोजेक्ट लेके आए? वो आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत सुनकर तो काम नहीं चलेगा। नौकरियां कहाँ हैं, कमाई कहाँ है, महंगाई इतने ज्यादा क्यों है, पेट्रोल डीजल गैस की दाम में बढ़ोतरी क्यों है? मोदी जी ने क्या किया है? कृषि बिल का ऊपर, कृषि कानून के ऊपर इनका क्या रवैया है? कोई जवाब है? ये तो जाएंगे हिंदू मुस्लिम में, और आप देखें ना, हिंदू ने इनको पंजाब में नकारा है, हिंदुओं ने इनको दिल्ली में नकारा है। सुकांता जी जवाब दीजिए, फिर मैं अर्पिता घोष से रिएक्शन लूंगी। ठीक है सुकांता जी, एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए जो आरोप शुद्धो बनर्जी ने आपके ऊपर लगाए, फिर उसके बाद मैं अर्पिता जी के पास जाऊंगी।
बोलिए। देखिए उनको बोलिए वो राहुल गांधी के विकास के बारे में सोचिए। उनका तो दिमागी विकास अभी तक ठीक नहीं हुआ, पहले उनका विकास करवा लीजिए। दूसरी बात, ये जो लोग मुद्दों पर बात करते हैं, इंडिविजुअल निजी कमेंट्स नहीं। ठीक है, नहीं, उनका विकास, उनका पॉलिटिकल विकास तो होना चाहिए ना। एक लीडर बना के रखा है, राष्ट्रीय लीडर, उनका पॉलिटिकल विकास तो होना चाहिए। हमारे विकास का मॉडल देश ने अपनाया है, इतने स्टेट में हम पावर में है, और कांग्रेस की बात ही छोड़ दिए। मालदा मुर्शिदाबाद के बाहर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, परसेंट वोट नहीं है। मीनाक्षी जी, आप ज्यादा के पैर जाके काट रहे हैं। जो बंदा बोल रहा था आपके खिलाफ केस डाल देंगे, इनको ज्यादा सवाल ना पूछे। 50 करोड़ भारत के लोगों का मौत हो रहा है, उसका पैर जाके काट रहे हैं। ठीक है, चलिए अर्पिता गोष्ठी क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से। चीन से लेके विकास के बारे में बहुत सारे बोल रहे थे सुकांत मजूमदार। नहीं, जरूरी है कि इस पर बात हो, क्योंकि चुनावी रैलियों में हम ऐसे ऐसे बयान देख रहे हैं जिनका जनता के विकास से जुड़े मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों विकास हाशिए पे चला जाता है और क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस पर फेल दिखाई देती हैं? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी ने जो डेवलपमेंट की काम किए हैं बंगाल के लोग जानते हैं। अभी सुकांत मजूमदार ने बीजेपी के बारे में बोल रहे थे, एक भी मुद्दे उठा नहीं पाए जिसके ऊपर वो चर्चे करेंगे, क्योंकि विकास शब्द से बंगाल के लोग अभी डरते हैं कि क्या विकास लेके आने वाले हैं मोदी जी। तो एक नोटबंदी हो जाएगा, कभी जीएसटी के चलते कोई किसान भी, ये सब चालू हो जाएगा। तो विकास शब्द बीजेपी अपने पास ही रखे तो बेहतर है, क्योंकि उनके पास बंगाल को खाली सोनार बांग्ला शब्द दे देने से, ये वर्ड दे देने से बंगाल के लोग ऐसे मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके पास कोई है ही नहीं। इस बार डेवलपमेंट पे लेकिन अर्पिता जी, फिर सवाल तो आपकी पार्टी के ऊपर भी इस बात पर उठ रहे हैं कि क्यों आपके लोग आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं, इससे क्यों नहीं निपट पा रही है टीएमसी? ये तो एक बड़ा चैलेंज आपके सामने भी है। खैर, समय की कमी थी, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में मतुआ समाज के भगवान हरिचांद ठाकुर के जन्मस्थल पर जाकर दर्शन कर सकते हैं, और इसी महीने के अंत में जब बंगाल में पहले दौर की वोटिंग का माहौल होगा, उसी समय ये दौरा हो सकता है। टीएमसी इस दौरे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। साल 2019 वही लोकसभा चुनाव वाला साल। मतुआ समुदाय की गुरु मां से पीएम मोदी की मुलाकात, और संयोग देखिए, लोकसभा चुनाव में बंगाल की 18 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। अब फास्ट फॉरवर्ड करते 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू है, और खबर गर्म है कि पीएम बांग्लादेश में मतुआ समाज के भगवान हरिचांद ठाकुर के जन्मस्थल पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे, और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को चुनाव का पहला चरण होगा। प्रधानमंत्री की इच्छा पर बांग्लादेश से पीएम की इस दौरे की इजाजत मांगी गई। बांग्लादेश के गोपालगंज जिले के उड़ाकांदी में हरिचांद ठाकुर का जन्म स्थान है, और हरिचांद ठाकुर को मतुआ समुदाय में बड़े ही श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जब बंगाल में मतदान हो रहा होगा, तब हो सकता है पीएम वहीं के दौरे पर हों। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर, जो मतुआ समुदाय के भगवान हरिचांद ठाकुर के परिवार से हैं, उन्होंने आज तक को बताया कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में हरिचांद ठाकुर के जन्म स्थान जाने का आइडिया उन्होंने ही दिया था। बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में हरिचांद ठाकुर, जो कि मतुआ समाज के संस्थापक और भगवान के तौर पर देखे जाते हैं, उनके जन्म स्थान पर जाने की इच्छा उन्होंने जाहिर की है, और ऐसे में बांग्लादेश सरकार इस वक्त प्रधानमंत्री के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजामों को देख रही है। मतुआ समुदाय की राजनीतिक पकड़ 70 सीटों पर है। ये ऐसी ताकत है जिसके दम पर यह समुदाय महत्वपूर्ण वोट बैंक बन चुका है। अब हर कोई मतुआ समुदाय के नजदीक रहना चाहता है। ममता बनर्जी इज ए प्रोटेस्टिंग फोर्स, तो अभी उस प्रोटेस्टिंग फोर्स को बाधा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर को वर्ल्ड मैप देखने पड़ता है। अभी हरिचांद जी का मंदिर में मतुआ वोट मिलने के लिए उधर चला जाएगा। अभी किधर किधर जाएंगे वो हम नहीं बता सकता, मगर ढूंढते हैं कौन कौन बंगाली अब्रॉड है जिसको पकड़ने से बंगाल को इन्फ्लुएंस कर सके। बीजेपी ने मतुआ समुदाय का दिल नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर जीता था। सीएए का मुद्दा मतुआ समुदाय के लिए अहम है।
मतुआ समाज के लोग बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं। सालों से इन पर रिफ्यूजी का तमगा लगा हुआ है, जबकि इनके पास वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड और तमाम तरह के भारतीय पहचान पत्र हैं। इन्हें लगता है कि सीएए लागू हो जाए तो इनकी पहचान पुख्ता हो जाएगी। बीजेपी ने सीएए का वादा करके लोकसभा चुनाव में भारी समर्थन जुटाया, लेकिन अब सीएए कानून को लागू करने में देरी होने से मतुआ समाज की नाराजगी बढ़ रही है। ये वजह है कि 11 फरवरी को अमित शाह ने उत्तर 24 परगना जिले में मतुआ के गढ़ कहे जाने वाले ठाकुर नगर में अपना वायदा दोहराया था कि कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम खत्म होते ही सीएए लागू हो जाएगा। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतुआ समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की, 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आया। কি বলেছেন আপনারা শুনেছেন তো, যে ভ্যাকসিন পর্ব শেষ হয়ে যাবে তারপর সিএ চালু হবে। 130 কোটির দেশ, 130 কোটি মানুষের ভ্যাকসিন পেতে কত সময় লাগবে? নয় করে 8 থেকে 10 বছর লাগবে। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त मतुआ समाज एक निर्णायक किरदार के तौर पर खड़ा हुआ है और यही वजह है कि सियासत के सर्वे सर्वा इस किरदार के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या अमित शाह, बारंबार मतुआ समाज के गढ़ ठाकुर नगर जाकर वहां का दौरा कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सियासी खेल समझ चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ममता सतर्क हैं और बीजेपी की नागरिकता संशोधन अधिनियम को धोखा बताने में लगी हुई हैं। ममता ने कहा, मतुआ समुदाय को सीएए की जरूरत नहीं है, वो देश के किसी भी दूसरे समुदाय की तरह नागरिक हैं। ममता समझा रही हैं कि बीजेपी उन्हें सिर्फ चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। 9 दिसंबर 2020 को ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय के गढ़ माने जाने वाले बनगांव में बड़ी रैली की थी। अभिषेक बनर्जी हाल ही में ठाकुरगंज के दौरे पर गए, जहां उन्होंने भगवान हरिचांद ठाकुर के दर्शन किए। ममता ने दो टूक समझाया कि राज्य की सभी शरणार्थी कॉलोनियों को पश्चिम बंगाल सरकार नियमित कर चुकी है और हर शरणार्थी परिवार को भूमि अधिकार दिया जा चुका है। आज के कॉन्टेक्स्ट में काफी चर्चा मतुआ वोट बैंक की हो रही है। ये मतुआ करते हैं, उसको पता नहीं था। जब बर्मा जिंदा था 20 साल उनको हमने देखा, हमने सब कुछ कर दिया। अभी आके फायदा ले रहा है झूठा बात कह के। बट आई वर्क फॉर ऑल। 15 मार्च 2020 को बीना पानी देवी यानी बोडो मां ने ममता बनर्जी को मतुआ समुदाय का संरक्षक घोषित किया था और 2011 में बंगाल में लेफ्ट की सत्ता को उखाड़कर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी। लोकसभा चुनाव में मतुआ समाज का पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका तो उसका सियासी संदेश नतीजों में साफ दिखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि विधानसभा चुनाव में भी मतुआ समुदाय का वोट बंगाल की सत्ता में किसी का भी खेल बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सवाल यही है कि किसका खेला होबे, यानी किसका खेल होगा। जय हरिचांद, जय गुरुचांद, जय। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।